हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में आज अपना नया टॉपिक है, क्या है भाई? विषाणुओं की संरचना। विषाणुओं की संरचना। तो जो वायरस होते हैं क्या होते हैं? बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म आकार के होते हैं। इनका जो अध्ययन होता है केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इसकी संरचना में हम बात करते हैं इसके आमाप की। सबसे पहले इसके आमाप की बात करते हैं। तो वायरस का जो आमाप होता है अधिकांशतः होता है ये 10 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, कितने से भाई? 10 से 200 नैनोमीटर तक। लेकिन जो हम सबसे बड़े जो वायरस की बात करें तो जो सबसे बड़ा जो वायरस होता है उसका जो अधिकतम व्यास होता है वो कितना हो सकता है? 300 नैनोमीटर तक हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? तो इनका जो आमाप होता है कितना होता है? 10 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर तक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके आकार की। आकार के आधार पर जो वायरस होते हैं इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं होते हैं कौन से? कुंडलित आकार के, ये हम कह सकते हैं कुंडलित वायरस। यहां तक क्लियर है? कुंडलित वायरस होते हैं जिसको हम बोलते हैं मम्प वायरस भी बोलते हैं, मम्प वायरस भी कहते हैं। इसके अलावा जो सेकंड होते हैं वो होते हैं कौन से होते हैं? वो कहलाते हैं घनाभ वायरस। घनाभ वायरस जिसको बोलते हैं हम हर्पीज वायरस भी कहते हैं। हर्पीज वायरस होते हैं घनाभ आकृति के होते हैं, जिसको क्यूब मतलब घन के आकार के। कुंडलित का मतलब ये क्या वायरस होते हैं? कैसे कुंडलित होते हैं? ये घन के आकार के होते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से होते हैं। इसके अलावा जो थर्ड होते हैं वो होते हैं कौन से? जटिल प्रकार के। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? जटिल वायरस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जैसे कि जो होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के बात करें, जैसे H1N1 H5N1, तो इनको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? विषाणुओं की संरचना भाई सूक्ष्म आकार के होते हैं। इनका अध्ययन केवल किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही संभव है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं इनका आमाप या साइज। तो इनका जो साइज होता है कितना होता है? 10 नैनोमीटर से सामान्यतः 200 नैनोमीटर तक होता है। लेकिन जो सबसे बड़े जो वायरस, सबसे बड़े वायरस का आकार कितना हो सकता है? 300 नैनोमीटर तक हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत आकार की। आकार के आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले कुंडलित वायरस, मम्प वायरस, मतलब ये कैसे होते हैं? कुंडलित होते हैं। दूसरे होते हैं घनाभ वायरस, मतलब ये घन आकार के वायरस होते हैं। मतलब इनकी संरचना कैसी होती है? घन के आकार की होती है, घनाभ कहलाते हैं। हर्पीज वायरस। थर्ड होते हैं कौन से होते हैं? सबसे जटिल प्रकार के वायरस, जो कौन से होते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आमाप हो गया, आकार हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इसके रासायनिक संगठन के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड रासायनिक संगठन की। तो जो सभी जो वायरस होते हैं, तो सभी वायरस की का रासायनिक संगठन क्या होता है? समान प्रकार का होता है। अब हम बात करते हैं समान प्रकार का कैसे होता है कि भाई जो सभी जो वायरस होते हैं केवल और केवल किससे बने हैं? आनुवांशिक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं वायरस आनुवांशिक पदार्थ
वे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यहां तक क्लियर है। तो इसके बाद बात करें तो इनमें केवल एक ही प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। वो डीएनए या आरएनए हो सकता है, डीएनए या आरएनए होता है, जो क्या बनाता है, जो वायरस होते हैं उनकी केंद्रीय कोर बनाता है, जो इनकी केंद्रीय कोर बनाता है। केंद्रीय कोर से मतलब कि भाई जो वायरस होते हैं उनके सेंटर में केवल क्या पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, और आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए या आरएनए होता है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद जो इनका जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये हम कह सकते हैं जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, इनका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए, ठीक है, प्रोटीन द्वारा आवृत होता है। अभी हमने बताया था कि भाई जो किसका बना होता है, केवल वायरस किससे निर्मित होते हैं, प्रोटीन से और आनुवांशिक पदार्थ। तो इनका जो आनुवांशिक पदार्थ है हम कह सकते हैं जो न्यूक्लिक जो एसिड होता है, डीएनए आरएनए प्रोटीन द्वारा क्या होता है, आवृत होता है, ठीक है। और ये जो प्रोटीन आवरण होता है, यह प्रोटीन आवरण कैप्सिड कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, कैप्सिड कहलाता है। और इन जो कैप्सिड की जो उप इकाइयां होती हैं, कैप्सिड की उप इकाइयों को कैप्सोमियर कहते हैं। तो ये होता है इनका रासायनिक संगठन। यहां तक क्लियर है। तो अपना जो हम टॉपिक है वायरस की संरचना के आधार पर हमें डायग्राम की सहायता से देखेंगे कि भाई जो वायरस की संरचना किस प्रकार से होती है। हमने बताया था कि भाई किस किस से बनी होती है, आनुवांशिक पदार्थ से, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ इसमें क्या होता है, ये सेंटर भाग में होता है डीएनए या आरएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय कोर, ठीक है। ये क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए या आरएनए होता है, केंद्रीय कोर हो गया यहाँ। उसके बाद हमने ये बताया था कि भाई इसका जो केंद्रीय कोर होता है या जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, या हम कह सकते हैं डीएनए या आरएनए होता है, वो क्या होता है, प्रोटीन के द्वारा आवृत रहता है, ठीक है। प्रोटीन के द्वारा आवृत रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूरे को कैप्सिड बोलते हैं। और जो कैप्सिड की जो छोटी छोटी जो उप इकाइयां होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं, कैप्सोमियर, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, केंद्रीय कोर न्यूक्लिक एसिड हो गया। ये पूरा जो आवरण होता है क्या कहलाता है, कैप्सिड कहलाता है। और जो कैप्सिड की जो उप इकाइयां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। यहां तक क्लियर होगा। इसके अलावा ये जो बाहर होता है, ये इसका प्रोटीन आवरण होता है। तो इस प्रकार से होती है वायरस की संरचना। इसके बाद अपना इसका टॉपिक है विषाणुओं का वर्गीकरण किया गया। कि भाई विषाणुओं का वर्गीकरण, तो जो विषाणुओं का जो वर्गीकरण किया गया है किसके द्वारा, एंड्रेलॉफ, इसके अलावा हॉर्ने तथा टोर्नियर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। तो विषाणुओं का वर्गीकरण एंड्रेलॉफ, हॉर्ने व टोर्नियर नामक वैज्ञानिक द्वारा आधुनिक
वर्गीकरण किया गया है। ठीक है भाई, जो विषाणुओं का जो वर्गीकरण किया गया आधुनिक किस किस के द्वारा, एंड्रेलोफ, होर्ने व टोर्नी। तो एंड्रेलोफ से तो लिया गया है एल, ठीक है, होर्ने मतलब एच, इसका प्रथम अक्षर उसका टी। तो जो इन तीनों साइंटिस्टों के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया वायरस को, उसको हम LHT वर्गीकरण भी कहते हैं। ठीक है, LHT कहां से है, एल लोफ से एल, होर्ने से एच लिया गया, टोर्नियर के नाम से लिया गया टी। तो इन तीनों के आधार पर इनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया उसको हम क्या कहते हैं, LHT वर्गीकरण भी कहते हैं। तो इसमें वर्गीकरण में विशेषताएं किस किस के आधार पर, तो इसका जो वर्गीकरण किया गया है वायरस का किसके आधार पर किया गया है, न्यूक्लिक अम्ल के आधार पर किया गया है, सम्मिति के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे विषाणु का वर्गीकरण के बारे में। तो ये है अपना LHT द्वारा मतलब लोफ, होर्ने और टोर्नियर द्वारा दिया गया वर्गीकरण। तो उन्होंने वायरस को कहाँ रखा, फाइलम वायरा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, वायरस को कौन से फाइलम वायरा के अंतर्गत रखा है। उसके बाद इन वायरसों को दो सब फाइलम में रखा गया, दो उप फाइलम में रखा गया। कौन कौन से, तो डीऑक्सीवायरा और दूसरा राइबोवायरा। डीऑक्सीवायरा में रखा गया है कि ऐसे वायरस जिनमें क्या होता है, जेनेटिक मैटेरियल क्या होता है, DNA होता है, उसको किसके अंतर्गत रखा गया है, डीऑक्सीवायरा के अंतर्गत। और ऐसे वायरस जिनमें जो आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, RNA होता है, उनको रखा गया है किसके अंतर्गत, राइबोवायरा सब फाइलम के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद हमें देखते हैं डीऑक्सीवायरा सब फाइलम के अंतर्गत देखते हैं। इसको भी कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, एक तो अपना है DNA युक्त कुंडलित वायरस, कि ऐसे वायरस कि जिनमें DNA तो पाया था लेकिन वो कैसे होते हैं, कुंडलित वायरस होते हैं। दूसरे होते हैं DNA युक्त होते हैं, वो कैसे होते हैं, घनाभ वायरस होते हैं। और थर्ड होते हैं कैसे होते हैं, छड़ाकार होते हैं, या बैसिलस क्या होते हैं, वायरस होते हैं। तो जिसमें जो DNA युक्त कुंडलित वायरस होता है उसको भी इसका एक गण रखा गया है, जिसको कहते हैं कौन सा गण, कीटोवायरल्स। ठीक है, उसके बाद जो DNA युक्त जो घनाभ वायरस होते हैं इसके 2 गण होते हैं। कौन कौन से, तो हैप्लोवायरल्स और दूसरा होता है पेप्लोवायरल्स। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद थर्ड होता है अपना कैसे, छड़ाकार वायरस होते हैं, इसका गण होता है कौन सा होता है, यूरोवायरल्स, कि मतलब इसके अंतर्गत ऐसे वायरस रखे गए हैं जो कैसे होते हैं, आवरण रहित होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो दूसरा अपना जो सब फाइलम होता है क्या होता है भाई, राइबोवायरा होता है। राइबोवायरा में हमने बता दिया कि इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, RNA होता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इसका एक सुपरगण होता है कौन सा, पेप्लोवायरल्स होता है। क्या होता है, पेप्लोवायरल्स। उसके बाद इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से, कि इनमें ये तो हमें पता लग गया कि भाई आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है, लेकिन RNA युक्त इनमें भी क्या होता है, वायरस कैसे होते हैं, कुछ तो कैसे होते हैं, कुंडलित होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, घनाभ होते हैं। तो इसमें जो RNA कुंडलित वायरस होते हैं इसके गण होते हैं कौन से, 2। एक गण होता है रेप्डोवायरल्स, ठीक है, दूसरा गण होता है सेगोवायरल्स। यहाँ तक क्लियर है। पहला गण कौन सा है भाई, रेप्डोवायरल्स, और दूसरा गण कौन सा है, सेगोवायरल्स। लेकिन इसका जो गण है रेप्डोवायरल्स, इसके भी फिर क्या है, 2 उपगण है। कौन कौन से, रिजिडोवायरल्स, ठीक है, और सेकंड है फ्लेक्सीवायरल्स। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इधर हम बात करें RNA जो घनाभ वायरस होता है, इसके भी 2 गण होते हैं। एक तो होता है जिम्नोवायरल्स और दूसरा जो गण होता है कौन सा होता है, टोगोवायरस। तो ये था अपना LHT द्वारा दिया गया क्या, वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण।